बहुत बड़ी एक लैक कर रहे हैं चीज़ को कि हमारे जो जानवर हैं ये ऑर्गेनिक पले हुए हैं सारे, और हम इसको कैश नहीं करा रहे, और सब फार्मी जानवर आते हैं फार्म किए हुए। हम जो ऑर्गेनिक है, ये आप समझ लो कि देसी मुर्गी और विलायती मुर्गी की बात कर रहे हैं। जो ओरिजिनल देसी मुर्गी है हम उसको फार्मी के रेट पे बेच रहे हैं, हम उसको कैश नहीं करा पा रहा। अब जब आप कैटल सेलेक्ट करते हैं फील्ड लॉट के लिए, तो अब आप उसे कहते हैं फीडर कैटल। अब जब आप फीडर कैटल बाय करने मंडी में जाएंगे या बैकग्राउंडिंग वाला आपको आके बेचेगा, तो सबसे पहले आपने उसकी हिप हाइट को देखना है, उसकी जो फिजिकल चीज़ें देखनी है, उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, हिप हाइट। हिप हाइट डिसाइड करेगी कि इसका फ्रेम जो है वो लार्ज है, मीडियम है या स्मॉल है। और फैटनिंग के लिए जो कैटल रिक्वायर्ड हैं वो हैं लार्ज। अब अगर आप ये देखते हैं कि आपको कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है साहिवाल कैटल के ऊपर कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, या चोलिस्तानी कैटल के ऊपर या इनकी मिक्स के ऊपर, तो आपको ये चाहिए कि आपके पास जो भी कैटल आ रहे हैं आप उनकी हिप हाइट नापनी शुरू कर लीजिए, जो आपको हाईएस्ट उसमें से मिलते हैं कैटल। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपना स्टैंडर्ड बना लीजिए कि आपने कम से कम, आपके सामने ये तो आ गया ना कि साहिवाल कैटल के अंदर ये हिप हाइट मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब आप उसको अपना स्टैंडर्ड बना लीजिए कि मैंने इस हिप हाइट से नीचे का कैटल नहीं लेना। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको अचीव कर लेंगे, उसमें फिर उससे बड़े हिप हाइट के कैटल आपके पास आ जाएंगे। तो फाइनली आपको एक मैक्सिमम हिप हाइट मिल जाएगी जो एमएम के अंदर होगी, और उससे आपका जो फ्रेम है वो डिसाइड हो जाएगा कि दिस फ्रेम जो आपने भी कैटल चूज़ किया है वो लार्ज फ्रेम का है, वो मीडियम का है या स्मॉल का है। उससे आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि अब 90 दिन के बाद, 70 दिन के बाद, 100 दिन के बाद जो आप कैटल प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसमें कहाँ पे वो फॉल करेगा। वो चॉइस ग्रेड होगा, वो सेलेक्ट ग्रेड होगा, वो स्टैंडर्ड ग्रेड होगा, वो यूटिलिटी ग्रेड होगा, या वो कैनर होगा या कटर होगा। अब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये कैटल प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। अब जो स्लाटर है उसके ऊपर मीट एक्सपोर्ट के लिए कैटल चाहिए, वो ज़्यादातर चाहिए होते हैं आपको चॉइस ग्रेड, सेलेक्ट ग्रेड और स्टैंडर्ड ग्रेड। जिस तरीके से नॉर्मली दुकानों के ऊपर गोश्त मौजूद होता है और फ्रेश फॉर्म के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं कारकस। ठीक है, कारकस को जब हम जानवर की साइज़ के मुताबिक जब चिलिंग में रखते हैं या उसको ठंडा करते हैं या चिल्लर के अंदर रखते हैं, उसके बाद जब रिगर मोर्टिस का पूरा प्रोसीजर हो जाता है, यानी उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, लैक्टिक एसिड की वजह से उसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं मीट के वो निस्बतन टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, जिससे मीट टेंडर भी हो जाता है। उसके बाद जो तैयार होगा गोश्त, उसको एक्चुअली साइंटिफिक टर्म के अंदर मीट लफ्ज़ जो है उसको डेजिग्नेट किया जाता है। क्योंकि ये फोकस था मीट बिजनेस। अब मीट बिजनेस में आपकी फैटनिंग भी आती है, एक्सपोर्ट भी है, लोकल स्लॉटरिंग भी है, मीट शॉप भी है, मीट की कटिंग भी है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है, स्लॉटर हाउसेज भी हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक तो इसका मकसद ये था कि ये सारी चीज़ों के बारे में हर बंदे को जो इसके किसी एक सेगमेंट में भी काम कर रहा है, चाहे वो फैटनिंग कर रहा है, तो फैटनिंग वाले को भी अगले प्रोसेस का सारा पता चल जाए, नो हाउ उसको आ जाए। एक बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको पिछले सारे प्रोसेस को भी जानने में उसको हेल्प मिल जाए। हालांकि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पे हलाल का जिक्र आया है, साथ में तय्यब का जिक्र आया है, कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा। बल्कि आप यूँ देखिए कि बाज़ जगह पे हलाल का जिक्र ही नहीं हुआ, सिर्फ तय्यब का जिक्र हुआ है, जहाँ पे कुरान मजीद कहता है वयुहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइस। तो यहाँ पे सिर्फ तय्यबात का जिक्र है, हलाल का जिक्र नहीं है। तो यहाँ से हमें तय्यब के कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस का पता चलता है इस्लाम के अंदर। और तय्यब का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो चीज़ आप कंज्यूम करने जा रहे हैं और या जो चीज़ आप सेल आउट कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए और गुड फॉर हेल्थ हो। तो ये जब सिलेक्शन करके आते हैं तो फिर उसकी क्वारंटीन है। तो क्वारंटीन के लिए आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके लिए देखना है। सबसे पहले आते हैं आपको उसको वेट करना चाहिए कि आपका जानवर किस वेट का एंटर हो रहा, इस दौरान ही आप उसको वैक्सीन कर दें। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि एचएस और फुट एंड माउथ ये दोनों एट ए टाइम एक साइड पे एचएस कर दें, एक साइड पे फुट एंड माउथ कर दें, ताकि बार बार जानवर डिस्टर्ब ना हो। वेट हो गया और फिर उसको डिवर्मर भी दे दें। और अगर कोई स्प्रे के लिए टिक्स है तो वो
आप उसको टैक्स का भी अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब 15 दिन की क्वारंटीन है, इस पे आप चेक करते रहें। ख़ास तौर पर जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। कोई जानवर नए आए हैं, रोडेंट्स हैं जो बाहर के जंगली अगर तो फार्म आउटसाइड है और किसी खुली जगह पे है तो फेंस मजबूत होनी चाहिए। तो ये और क्लोजली वॉच करें डेली बेसिस पे। और आते ही जानवर को, अब फीडिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आते ही जानवर को ये आप हे दें, तो एक आध दिन हे देने के बाद फिर उसकी रूटीन की डाइट शुरू करें। मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। फिर आप ले आए हैं मेन शेड में। अब मेन शेड में जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं फीडिंग, उसके लिए ज़रूरी है कि जो फॉडर आपने पहले दिन दिया है वो आखिरी दिन तक जाना चाहिए। एक आम फार्मर के लिए सर देखें, मीट क्वालिटी चेक करें, देखें 2 चीज़ें हैं, एक है मसल है, एक है मीट है। जब तक जानवर ज़िंदा है ना तो उसका वो मसल कहलाता है। जब वो ब्लीड आउट हो गया, ज़िबा हो गया, तब वो मीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो फार्मर है वो मसल चेक कर सकता है। वो फार्मर क्या कर सकता है, फार्मर सबसे पहले देखे कि वो उसको डाइट क्या प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर वो उसकी डाइट प्रॉपर्ली उसको प्रोवाइड कर रहा होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उसकी ग्रोथ में ही उसको ग्रेजुअली, क्योंकि डेली बेसिस पे वेट ले रहा होता है, स्पेशली जिस फार्मर ने बेचना होता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तीसरे दिन ये वेट ले रहे होते हैं, तो उसको उसका हेल्थ चेक भी मिल रहा होता है। फिर उसके बाद ये उसको जो डाइट दे रहा है वो भी ग्रोथ के ऊपर इम्पेक्ट कर रहा था, वो भी नज़र आ रही होती है उसको। ठीक है, फिर एक फ्लफीनेस होती है मीट के अंदर। इफ़ मीट इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी, अगर जानवर बहुत अच्छी क्वालिटी से ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर एक फ्लफीनेस आपको फील होती है। आप उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, जो एक्चुअल हैवी मसल हैं, उसके थाइज़ हैं, उसकी अगर वो जिसे हम 4 क्वार्टर कह रहे हैं, जो फ्रंट उसका पोर्शन होता है, अगर हम उसको देखते हैं तो वहाँ पे एक बहुत सारी फ्लफीनेस आपको फील होती है। अगर वो फ्लफीनेस है तो इसका मतलब है कि फ़ैट की ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है, इंडस्ट्री फोकस अगर हम करते हैं ना, फार्मर के साथ भी जब बात कर रहे होते हैं तो हम यही कहते हैं कि उसको जो डाइट आप प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी जो वेट इंक्रीज़ है, जिसे हम डाइट कन्वर्ट करके वो जो वेट इंक्रीज़ कर रहा है, वो रेशो आपके लिए बड़ी मैटर करती है। फार्मर उसको जब कन्वर्जन रेशो को देख रहा होगा और वो अगर जानवर अपना वेट भी उसी लिहाज से बढ़ा रहा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ द मसल जो है वो इंश्योर कर सकता है। हाँ, मीट तो आफ्टर स्लॉटरिंग ही होगा और वो प्रोफेशनल्स के पास ही आके आएगा। मीनवाइल उसकी डाइट है, उसका पानी है, उसके हेल्थ चेक है, उसके बाद जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट तो नहीं है। अक्सर देखा होगा कि 10 या 15 जानवर हैं, उसमें से 1-2 एग्रेसिव होंगे। जब आप उनको स्लॉटर करते हैं तो आपको फील होता है कि इनका जो मीट क्वालिटी है वो ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर जो एनिमल जो बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। तो वो एनवायरनमेंट का जो बहुत बड़ा कि ह्यूमन जिसे ट्रीटमेंट कहते हैं, इंसानों की तरह आप बहुत ही रहमदिली से उनको पालें, उनको प्यार से मारें नहीं, स्ट्रेस में नहीं लेके आएँ, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर मैं बात करूं, हम जो प्रीमियम क्वालिटी दुनिया में मीट है दैट इज़ वैग्यू बीफ। ठीक है, जापानीज़ है, उसकी कोबे है या डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, एक तो वो उनको बहुत अच्छे तरीके से डाइट भी प्रोवाइड करते हैं, फिर उनके लिए उन्होंने बहुत सारी इंटरटेनमेंट रखी होती है। उसको म्यूज़िक सुनाते हैं, मसाज करते हैं, उसको वो अपने पास उसकी हाई फैट डाइट दे के फिर उसको रिलैक्स रखते हैं। किसी किस्म का उसका चलना फिरना नहीं होता। ठीक है, वो 4 टन 5 टन 6 टन का वो जानवर निकलता है फिर एंड में। ठीक है, और उसकी इंटरमस्कुलर जो फैट है वो इतनी बेहतरीन होती है कि वो आप कच्चा भी खा लें तो आपके मुंह में मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्वालिटी तो डेवलप की जाती है। ठीक है, वो फार्मर एंड पे ही डेवलप की जाएगी जो कि एंड पे हमें मिलेगी। और वो इसी तरह है कि वो उसकी जितना ख्याल कर सके और उसको जितना विजुअली देख सके। ठीक है, कि वो किस लिहाज से ग्रो कर रहा है, बीमार तो नहीं हो रहा, बीमार हो रहा है तो उसे किस तरह रिलैक्स करना है, स्ट्रेस वाला माहौल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका फार्म अगर रोड के पास है, हैवी ट्रैफिक मूव करती है, किसी किस्म की मूवमेंट होती है, तो वो भी इम्पेक्ट करेगी उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो ये फार्मर एंड पे तो ये सारी चीज़ें भी होने वाली हैं। आपके अपने प्रोसेसेस में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए उसमें ज़रूरत है, आपके अपने लोगों की ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिकॉज इंडस्ट्री बहुत इन्फेंसी स्टेज में थी, मैं कहता हूँ 15 साल पहले तक, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने शुरू हो गई हैं, लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हो गया है इस चीज़ की तरफ।
लोग सीखना भी चाहते हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि नए DVM डॉक्टर्स वगैरह वेटनरीज की तरफ जो लोगों का ध्यान है इस इंडस्ट्री की तरफ, बिकॉज ये इंडस्ट्री सिर्फ स्लॉटरिंग की नहीं है, ये इंडस्ट्री पूरे जानवरों से रिलेटेड है। उनकी पैदाइश से लेके उनके पालने पोसने बड़ा करने टिल द टाइम इट इज गुड इनफ फॉर मीट पर्पसेस, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग, उससे जो गोश्त निकल रहा है, दूसरी चीजें निकल रही है, इतनी सारी चीजें हैं माशाल्लाह इस इंडस्ट्री में कि हर एक चीज एक एक पूरा डिवीजन, एक एक पूरी फैक्ट्री बन सकती है। जानवर का एक एक चीज जो जानवर से निकलती है उस पर पूरे आप अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। तो उन सब में ऑब्वियसली कह रहे हैं, सब चीजों में अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज भी पकड़ते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो इंप्रूवमेंट ऑन अ डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है। अब बोलेंगे यार यहाँ मैं पहुंच गया और यहाँ, तो आप वहीं रुक जाएंगे और वहीं रह जाएंगे, देयर इज नो ग्रोथ फॉर यू, तो यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। चाइना के साथ हमारा जो मीट एक्सपोर्ट का है वो तो अभी उन्होंने हमें सिर्फ परमिशन दी है कुक मीट की। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने 30 मिनट्स के लिए कुक करना है, फिर उसको फ्रीज़ करके आपने एक्सपोर्ट करना है। चिल्ड और फ्रोज़न के लिए अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये भी शुरू हो जाए, तो अगर हम उनको श्योरिटी दे दें कि जी हम डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट से एनिमल्स ला रहे हैं और वही एनिमल्स प्रोसेस हो रहे हैं उस स्लाटर हाउस में जिसमें FMD वाला कोई दूसरा एनिमल, उस क्लास से नीचे वाली कम से कम कोई क्लास नहीं प्रोसेस हो रही, तो उम्मीद है कि ये खुल जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास से डेयरी का प्रोटोकॉल साइन हो चुका है। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन भी प्रोसेस हो रही है, सर्टिफिकेट की हार्मोनाइजेशन हो चुकी है, क्रश्ड बोन है, पोल्ट्री मीट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जेलेटिन के लिए काम शुरू हो गया है। तो ये सारे चल रहे हैं साइड बाय साइड। प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के बाद अब थोड़ा सा काम उसका, बल्कि आज एक उसके ऊपर भी डेवलपमेंट थी कि जी उन्होंने टाइमलाइन पूछी है कि आप ये कब तक ये करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 2-3 महीने में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसमें काफ़ी सारी प्रोग्रेस नज़र आनी शुरू हो जाएगी। बफलो एम्ब्रियोज़ के लिए उन्होंने कंपनी रजिस्टर की है, सर्टिफिकेट भी हार्मोनाइज हो गया है और एक शिपमेंट जा भी चुकी है। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे पास से सीमन तो नहीं हमारा इतना एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन बफलो एम्ब्रियो जो है उसके लिए चाइना की तरफ से काफ़ी डिमांड है कि वो यहाँ प्रोसेस करके हम उनको चाइना में भिजवाएं। उसमें अगर हम बीफ मटन की बात करें तो उसमें तो सारे का सारा जो है रेडी टू कुक भी नहीं है। हमारे जो प्रोसेस्ड ऑफल्स हैं, ऑफल है जैसे हम लिवर है या किडनीज़ हैं, ब्रेन है, हार्ट है, ये जा रही हैं। ये हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ में ही मतलब मेनली इनकी एक्सपोर्ट है। जो ट्राइब्स और ओमेज़म है वो ज़्यादातर जा रही है वियतनाम और हांगकांग में, मतलब वो एंड यूज़र उनका भी चाइना ही है। उसमें फिर काफ़ी सारे बाकी ऑफल भी हैं कि अगर विंड पाइप है, कुछ एनिमल फीड के लिए एनिमल बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी जा रही हैं, लंग्स हैं उनके, ट्रेकिया है, ये जो एसोफेगस होता है ये भी जाता है, और ऑर्गन्स भी हैं, पार्ट्स भी हैं, ईयर्स हैं एनिमल्स के, ये भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हॉर्न एंड हूफ है वो एक्सपोर्ट होते हैं, वो तो खैर उसमें हॉर्न एंड हूफ मील के लिए जा रहे हैं। जो बफलो हॉर्न्स हैं, कैटल हॉर्न्स हैं, ये बटन इंडस्ट्री जो ये हम बटन लगे होते हैं इसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो वो नेपाल में काफ़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री है इनकी। वो ऑर्नामेंटल ये जो आपके चाकू छुरियाँ इनके दस्ते हैं उनके लिए यूज़ होती हैं। इस तरह एनिमल के जितने भी पार्ट्स हैं, एनिमल हेयर हैं, हॉर्न एंड हूफ हैं, इंटेस्टाइन है, केसिंग है, शीप केसिंग है, ब्लैडर्स हैं एनिमल्स के, ये सारे फूड आइटम के तौर पर एक्सपोर्ट होते हैं। और ये हमारी यूरोप के अंदर दोनों बीफ केसिंग और शीप केसिंग एक्सपोर्टेबल हैं और एक्सपोर्ट हो रही है और अच्छी माशाल्लाह उसमें वॉल्यूम की ट्रेड है। एक तो मैंने पहले बताया ना कि एक तो जिस भी इंसान ने वो फूड कंज्यूम की है जो किसी वाले से पेस्ट से वो इन्फेस्टेड है, तो एक तो उसकी सेहत के ऊपर नुकसान हुआ, दूसरा आपने अगर स्प्रे किया है तो माहौल पे नुकसान उसका हो गया, और बिज़नेस को नुकसान ये होगा कि आपके बारे में जो मार्केट में एक राय बनेगी, आपका जो क्लाइंट है जब उसके पास कोई ऐसा मीट चला गया जिसके साथ कोई पेस्ट के पार्ट्स चले गए, खुदा न खासा कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई और जानवर इस तरह का उसके साथ अगर पैक होकर वहाँ पे चला गया, और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं माशरे में हम देखते हैं।
अभी मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोसेसिंग प्लांट था मीट का, उसकी सप्लाईज जाती थी यूएई में, तो वो सप्लाईज बंद हो गई। यूएई ने कंप्लेंट की, उन्होंने कहा जी कि आपकी गोश्त के साथ हमें यहाँ पे मक्खियाँ भी मिलती हैं, हमें पेस्ट के दीगर पार्ट भी आपके आते हैं, तो हमने आपका बिजनेस जो है वो आपसे इंपोर्ट का काम हमने ख़त्म कर दिया। आप मॉडल देख लें, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, यूएसए, वो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? वो ऐसे नहीं करते, मंडी से जो है जानवर उठाया दबा के भेज दें। तो सीधी सी बात है, उनके साथ आपने कम्पीट करना है, आपको उनके सामने खड़ा होना होगा। उस खड़ा होने के लिए आप, जैसे मैंने पहले बात की, तो आपको ये चीज़ें उसी हिसाब से वो एक कल्चर नर्चर करना होगा जिसमें लोग जो है वो वैल्यू चेन के कॉन्टेक्स्ट में आके और उसे कॉमन, अपना एक कॉमन काज के तौर पे मिल के उसमें काम करें और एक दूसरे के नफ्स नुकसान की अपनी ज़िम्मेदारी उसमें लें, उसे ज़िम्मेदारी लें। इसीलिए कि क्योंकि आप क्वालिटी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मंडी से आप मार रहे हैं कि आपके मेरी क्वालिटी नहीं है। एक फार्म के ऊपर जानवर एक जैसे नहीं होते, तो वो हर दफ़ा आप जाते हैं नई चीज़ लेके आते हैं तो वो फिर मुश्किल हो जाती है उसमें। कि कस्टमर तलाश करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि एक ऐसा कस्टमर जो कि क्रेडिबल हो, जो कि अगर आप उधार पे पैसे जा रहे हैं तो आपके पैसे वापस भी आ जाएं। तो ये आपको स्क्रूटनाइज़ करना पड़ेगा। जब आप उसकी स्क्रूटनी कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये आपकी सबसे पहली और बड़ी जीत होगी। पानी की टेंडेंसी है टू ट्रैवल टूवर्ड द कोल्ड साइड। पानी जिधर भी ठंड होती है पानी उधर को चल पड़ता है। आप एक गिलास में बर्फ़ रखें कमरे में, उसके ऊपर सारी नमी आके लग जाएगी, तो पानी ठंड की तरफ चल पड़ता है। तो जब मीट के पीस की बाहर की एज ठंडी होनी शुरू हुई, जो गोश्त अंदर जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पानी था वो किनारों से चल के एजेस पे चलना शुरू हो गया। जब वो एजेस पे गया तो वो फाइन पार्टिकल थे वो एक दूसरे में मिलके मोटे हो गए। क्योंकि वो जो रेशा है वो फ्लेक्सिबल है तो उसके अंदर पानी चलता गया और जाने के बाद वो ड्रॉपलेट्स मोटे हो गए। मोटे होने के बाद बज़ाहिर वो फ्रीज़ हुए। अच्छा, जब वो फ्रीज़ होता है तो आपको पता है आइस एक्सपेंड करती है। जब वो एक्सपेंड किया तो वो उड़ जाता है किनारों से, ऐसे उसका टेक्सचर टूट जाता है, सारा रेशा टूट जाता है और बज़ाहिर वो फ्रीज़ हो जाएगा। अब अगले दिन फ्रीज़ हुआ प्रोडक्ट निकाला, अब आप उसको थॉ करने के लिए एक प्लेट में रखें तो आप देखें उसमें से खून और पानी की एक लाइन निकलेगी। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसमें से खून पानी नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारे काम वैल्यू बेस्ड करते हैं, लिखत पढ़वती कोई नहीं होती। वैल्यू बेस्ड बैठ के आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि हमने ये मिल के काम करना है, हमारा नफ़ा नुकसान साझा है, हम उसके ज़िम्मेदार हैं उसमें। फिर दूरियां आपकी ना निकल जाती हैं। टाइम थोड़ा सा लेता है उसमें से, लेकिन अगर आप ट्रस्ट लेवल आपका जो है ना बिल्डअप हो जाता है तो आजकल के दौर में थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये चीज़ मूव होना शुरू हो जाती है उसमें। ट्रस्ट डिफिशिएंट के साथ आप काम नहीं कर सकते। जोन और कंपार्टमेंट ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जोन एक बहुत बड़ी जगह को कहते हैं और कंपार्टमेंट जो सा है वो शायद ये जो आप जिस दफ्तर में बैठे हैं आप इसको भी कंपार्टमेंट आप कह सकते हैं। तो पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जोन्स के ऊपर ही काम कर रही थी, लेकिन अब हमारी अटेंशन शिफ्ट हुई और अब हमने जोन की बजाय कंपार्टमेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही तरीका है। और इसमें सबसे बड़ी ज़्यादा जो लीड ली है वो पंजाब गवर्नमेंट ने ली है और पंजाब गवर्नमेंट इसमें बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो सबसे पहला आपने जो काम नहीं छोड़ना, वो जो अपडेटेड नॉलेज आ गया है उसके साथ अपने बिजनेस को अलाइन करना है फ़ौरन, हर ऑपरेशन के ऊपर, हर प्रोसेस के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर, और लोगों की कैपेसिटी को बिल्डअप करवाना है उसके साथ। वो आप पढ़ के करवाएं, वो आप उनकी सर्टिफिकेशन के साथ कराएं। जैसे अभी आप इस कोर्स के अंदर आ रहे हैं और इसमें से आपको ये फ़ायदा होगा। अच्छा, इसी तरह आप उनको किसी सेमिनार के अंदर भेजिए, आप खुद सेमिनार के अंदर जाइए। बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी डेवलपमेंट आपका अपना फ़र्ज़ है। उसको ये मत सोचिए कंपनी करवाएगी तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप एमफिल करके हमारे साथ आ रहे हैं, डीवीएम डॉक्टर बने और एमफिल करके आ रहे हैं, तो कंपनी ने तो आपको डीवीएम और एमफिल नहीं कराया। अब आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है, आप उस पर इन्वेस्ट कीजिए। तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, फूड डिपार्टमेंट भी है, लाइवस्टॉक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है,
पंजाब फूड अथॉरिटी भी है। ये 4 इंस्टीट्यूशंस जो है वो बेसिकली इन्वॉल्व है फूड से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में, और ख़ासतौर पे मीट के हवाले से, ठीक है जी। तो इसमें स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है, आपने जानवर कहाँ से स्लॉटर करवाया, उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी हुई हो, या अगर पैमको से आप करवा रहे हैं, लाहौर के हवाले से हम बात कर लें, तो उसके साथ उसकी टैगिंग हो, और टैगिंग वो ट्रेसेबल है, वो पता चल जाता है कि कितने बजे जानवर स्लॉटर हुआ और किसने किया और किसका ये जानवर है, ठीक है। तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं, खा वो आप मेजर स्टोर, रिटेल स्टोर्स की बात कर लें या स्मॉल स्टोर्स उनकी बात कर लें, तो वहाँ पे मीट वही सप्लाई हो सकता है कानूनी तौर पे जो कि पैमको से प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो पंजाब फूड अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, और बाकी अपनी शॉप के हवाले से सर्टिफिकेशंस जो है ना उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो आप हैसअप का सर्टिफिकेट ले लें, आप इसकी ISO 22000 की सर्टिफिकेशन ले लें, फूड सेफ्टी एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन 22000 की सर्टिफिकेशन ले लें, हलाल की आपको सर्टिफिकेशन हो सकती है जो कि आप करवा सकते हैं। वो तो अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शंस है। कानूनी तौर पे ये 3 या 4 जो सेगमेंट्स हैं सप्लाई चेन की इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको ये केयर करनी पड़ती है, और ये वो कानून है जिनको आप फॉलो करना आप पे। उनको वहाँ की मार्केट स्टडी करनी है कि वहाँ किस किस्म का गोश्त बिकता है। पाकिस्तानी गोश्त का वहाँ सिर्फ एक एडवांटेज है कि ये चिल्ड जाता है, बस इसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं है, और सस्ता है। अब जो पाकिस्तानी गोश्त की जितनी भी मार्केट है उसमें जिसने भी ग्रो करना है उसने, आप जो बेच रहे हैं आपका शेयर लेना है, उसका शेयर लेना है, उसका शेयर लेना है, या थोड़ी बहुत जो मार्केट ग्रो हो रही है उधर से उसको मिलेगा। शेयर कैसे लेना है, जैसे नबी साहब कहते हैं कि या तो प्राइस कम करके लेना है या क्रेडिट टर्म्स बेहतर करके देना है, दोनों ही सूरतों में आप मारे जाएंगे। तो ये शेयर स्नैचिंग जो इस वक्त हो रही है ये इस इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुँचा रही है। उसको ये करना चाहिए जो भी नया बंदा आया है कि पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तानी मीट की एक मार्केट है, क्योंकि पाकिस्तान ट्रेडिशनली सदियों से एक ही किस्म का मीट उनको भेजता आ रहा है। उस मार्केट के अलावा वो देखे कि और कौन से मीट्स वहाँ आ रहे हैं, ब्राज़ील क्या भेज रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या भेज रहा है, बाकी दुनिया, इंडिया क्या भेज रहा है, हम क्या वो मीट भेज सकते हैं। अगर हम यहाँ अपना, अब जो हम बात कर रहे हैं कि जी हम हर्ड भी बेहतर कर लें या हम डीबोनिंग भी शुरू कर दें, तो वो उसने जाके उनका शेयर लेना है। तो उसको ये चाहिए जो भी नया बंदा गया है, एक तो दरमियान में से मिडल मैन उड़ाए और वहाँ अपना मार्जिन बेहतर करे, और दूसरा अदर सोर्सेज ऑफ मीट जो उस कंट्री के हैं उनको देखे वो कहाँ से आ रहे हैं, किस किस्म के वो मीट्स हैं, वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो सकते हैं, पाकिस्तान उनको रिप्लेस कर सकता है। तो वो एक जगह है जहाँ उसको पैसे भी अच्छे मिलेंगे और जहाँ ग्रोथ की भी गुंजाइश होगी। यहाँ जो पाकिस्तान से जो मीट जा रहा है वो बस यहाँ के एक्सपोर्टर्स ही बेच रहे हैं, उन्हीं के अंदर कल जो कस्टमर आपका था आज मेरा होगा, परसों उनका हो जाएगा, आप फिर अच्छी प्राइस देंगे वो आपकी तरफ आ जाएगा, यहीं घूम रहे हैं। सही है, यानी वो गैप देखिए जी, एग्जैक्टली वो में, और फिर उसके हिसाब से एग्जैक्टली हाँ, अगर वो कहता है कि जी मैंने अब कंज्यूमर ब्रांड बना लिया है और मैं अच्छी प्राइस ले सकता हूँ, ज़रूर ले, फिर वो लेकिन उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि जितनी भी डिफरेंट मीट्स की मार्केट्स हैं उसमें उसने किसके अंदर घुसना है और किस किस्म का मीट बेचना है, उसके पास कौन सा कंज्यूमर है, टनल के दूसरी तरफ लाइट कहाँ नज़र आ रही है, उसको जहाँ लाइट नज़र आएगी उसी तरह से वो टनल खोदना शुरू कर दे। क्या हम उसको फुलफिल कर पाने की पोजीशन में होते हैं फिर? अभी जो काकस जा रहा है वो तो हम अभी फुलफिल कर रहे हैं, जिस किस्म का ही मीट जा रहा है, लेकिन वहाँ अब एक्सपेंशन की जो गुंजाइश है ना वो है डीबोन मीट में, क्या आप उसमें जाएं या आप ज़्यादा शेल्फ़ लाइफ वाला मीट दें। अभी तो हमारा कारकस 4-5 दिन की उसकी ज़िंदगी होती है, वो फौत हो जाता है वहाँ जाके। आप कोई ऐसी पैकेजिंग टेक्निक्स ले आएँ, आप कोई ऐसी प्रोसेसिंग टेक्निक्स ले आएँ जिस पे आप कहें यार ये मेरा गोश्त जो है ये आपका 100 दिन चलेगा, फॉर एग्जांपल 50 दिन चलेगा। तो या तो इस सेगमेंट में आए जो पाकिस्तान जिसमें जो ऑलरेडी भेज रहे हैं, जो ऑलरेडी काम हो रहा है उसमें आप आ तो जाएंगे, प्रॉफिट इधर उधर से ही वॉल्यूम शेयर आसपास किसी से खींचेंगे और प्रॉफिट बहुत मिनिमम होंगे। जहां हम नहीं काम कर रहे वहां आपको प्रॉफिट के भी चांसेस ज़्यादा हैं। सिर्फ उसमें मसला एक है आएगा कि आपको उस तरह का जानवर पाकिस्तान में अभी डिबोन के लिए नहीं मिलेगा, वो आपको स्पेशल रेस कराना पड़ेगा कि यार नहीं मुझे अभी आप 150 किलो वाला जानवर काटते हैं, अब आप मुझे 300 वाला काट के दें। तो वो एक बीच में हैसल आएगी, लेकिन कम से कम आगे मुस्तकबिल के लिए तरीका वही है कि उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। और प्लस ब्रांड तो बहुत ज़रूरी है। तो ब्रांड के साथ नहीं जा रहा ना जी, कारकस तो जस्ट कारकस जा रहा है।
ये ऐसे ही है कि आपका दूध जो है वो दूधी या कोई प्रोसेसर ले जाता है, उसके बाद वो उसके साथ क्या करे वो फिर आपके इख्तियार से निकल गए। तो वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, आप एक दूधी हैं, आप एक वो हैं प्रोड्यूसर, आप कारकस दे देते हैं, उस कारकस से वो क्या करते हैं, कितने का बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के लिए वहाँ मेरे ख्याल में बीफ कितने का होगा, 30 रियाल का होगा, अराउंड 30 रियाल का है, और हम देते हैं 18-19 रियाल का। तो असल प्रॉफिट्स तो वहाँ रखे जा रहे हैं। वो अगर आपने क्रैक कर लिया और आप डायरेक्ट शेल्फ तक पहुँच गए तो फिर सारे प्रॉफिट्स आपके पास है, और उस पूरे सप्लाई चेन पे कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है।